सर लोग मुझे बोल रहे थे कि मुझे CSIR नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए एज अ बैकअप ऑप्शन, तो उसके बारे में आज थोड़ी बात करते हैं। देखो CSIR नेट का एग्ज़ाम देने के लिए ना दो रास्ते होते हैं। अगर तो तुमने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और तुमने JRF भी क्वालिफाई कर लिया, देखो अगर मान लो एग्ज़ाम की कट ऑफ जाती है 50 JRF नेट के लिए, तो वही मान के चलो कि 55 नंबर की जाएगी JRF के लिए। तो अगर तुमने दोनों क्वालिफाई कर लिए, अगर तुमने JRF क्वालिफाई कर लिया तो तुम्हें 40,000 रुपये पर मंथ सरकार देगी। उस पैसे को तुम अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर तुम उस पैसे को यूज़ कर सकते हो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी, ठीक है। और मान लो अगर तुमने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया तो भी तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कहीं पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तुमने MSc किया हो या फिर तुमने BTech किया, कुछ भी किया हो, उसके साथ बेसिकली मास्टर्स की डिग्री तुम्हारे पास होनी चाहिए। और अगर तुमने 55% मार्क्स तुम्हारे होने चाहिए इन योर मास्टर्स के सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं MSc ज्योग्राफी फिलहाल कर रहा हूँ तो मेरे उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। और जो बच्चा इसकी फाइनल ईयर में भी है वो भी एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम एज होती है 30 एंड इस एग्ज़ाम में ना बेसिकली 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का, और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 पार्ट्स में एग्ज़ाम डिवाइडेड होता है। पार्ट ए जो होता है 15% वेटेज रखता है, पार्ट बी 25% वेटेज रखता है और पार्ट सी जो तुम्हारा बाकी की 60% वेटेज रखता है। देखो पार्ट ए और बी और सी को अच्छे समझते हैं। पार्ट ए में क्या होता है, बेसिकली एप्टीट्यूड की बात होती है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और हमें मैक्सिमम अटैम्प्ट करने होते हैं 15 क्वेश्चन। और अगर मान लो तुमने 15 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए तो जो पहले फर्स्ट 15 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे वही यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट होता है कोर अर्थ साइंसेज के लिए पार्ट बी में, ये जो भी बंदा अलग कोई एग्जाम देना चाहता है उसके लिए अलग ही होगा ये सब, बट ये सेम होगा सबके लिए। उसके बाद नेक्स्ट होगा 50 क्वेश्चन होंगे तो उसमें मैक्सिमम 35 अटैम्प्ट करने होंगे। लास्ट होगा एडवांस एनालिटिकल में, तुम्हारे पास टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें उसमें 25 क्वेश्चन मैक्सिमम अटैम्प्ट तुम कर सकते हो। अगर सिलेबस की बात करें ना तो जो पार्ट बी का मेन है ना यार, वो मेरे उससे मैच करता है, UPSC सिलेबस से मैच करने की। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे हम मिल्की वे पढ़ते हैं, कैपिटल लॉ पढ़ते हैं, एनसो पढ़ते हैं और इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ मटेरियल पढ़ते हैं, ओशन पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें वो है जो कि हमारे UPSC में भी है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे UPSC में नहीं है, जो कि मेनली पार्ट सी का पार्ट है, जैसे कि जियोलॉजी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत हद तक हमारे UPSC में भी है। बट मैं ये नहीं कह सकता कि यार इसके बेसिस पे मैं अपना पूरा एग्जाम निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं शायद सॉल्व ना कर पाऊँ। उसके अलावा वो जियोफिजिक्स एंड मेटेरोलॉजी एंड ओशन साइंसेस, इसका कुछ पार्ट है जो कि हमारे ओशनोग्राफी में आ जाता है, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं यार। अब इसको तुम बोलोगे तो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, बट नहीं, ये दोनों चीज़ अलग होती है। उसके अलावा जो चीज़ हमारे पास देखो है फिजिकल ज्योग्राफी की, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं, बायोज्योग्राफी, ये तो पेपर 1 का पार्ट ए का पार्ट हो गया सारा का सारा, है ना, ये वही हो गया। उसके बाद ये देखो सेडिमेंटोलॉजी और ये अप्लाइड GIS, ये सब हमारे में बिल्कुल भी नहीं है। इवन ये तो मेरे MSc के सिलेबस में भी नहीं है चीज़ें। देखो जो हम बात करते हैं ना मेन कि जैसे जियोफिजिक्स हो गया, जियोफिजिक्स में ना बेसिकली मैथ्स की बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस का काम होता है। जैसे कि यार यहाँ पे ये इतने कोऑर्डिनेट पे ये है तो बादल वहाँ से आ रहा है तो बारिश होगी या नहीं होगी, या फिर साइक्लोन इतने उसका बन रहा है, इतने यहाँ पे इतना प्रेशर है तो ऊपर जाके एयर डाइवर्स करेगी नहीं करेगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। उसके अलावा कि यार हमारे पास देखा जाए तो एक होता है थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। देखो मेन ये चीज़ है तो UPSC ज्योग्राफी है उसमें वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होती है, उसमें बेसिकली ह्यूमन एनवायरनमेंट फैक्टर्स होता है, क्वांटिटेटिव होती है और ब्रॉड होती है, क्वालिटेटिव होती है सॉरी यहाँ पे। और अगर बात करूँ ना, अगर मैं इसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन डाल दूँ, सिस्टम डायनामिक्स डाल दूँ, थर्मोडायनामिक्स डाल दूँ, तो ये CSIR नेट के लिए एप्लीकेबल बन सकता है। बट लिमिटेड टाइम में, अभी मेरे पास शायद इसके लिए 40-45 डेज बचे हैं, उसमें शायद ये चीज़ मैं ना कर पाऊँ। और देखा जाए तो यार मेरे पास जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है वो यही चीज़ है। अगर मैं इनको यूज़ करके थोड़ा बहुत भी ट्राई करूँ तो भी मैं ये नहीं कह सकता कि यार मैं JRF के लिए क्वालिफाई कर लूँगा, किसी भी हालत में मैं नहीं बोल सकता। देखो ये है जो ओवरलैप करता है। जियोमॉर्फोलॉजी देखा जाए तो कम्प्लीटली मेरे पास जो है UPSC में वही इसका मैच कर जाएगा। मेरीन साइंस जो ओशनोग्राफी में बोलते हैं उसका इतना सा परसेंटेज जो कि मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर चीज़ मुझे पूरी पढ़नी पड़ेगी इन CSIR। तो अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं अपने पार्ट ए को मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, फिर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम को देना चाहता है अपने पार्ट ए में स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकता है और पार्ट बी में बहुत हद तक मतलब स्कोर मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा सकता है, तो पार्ट सी उसका बहुत ही कम रोल प्ले करेगा। ऑल्दो ये पार्ट सी में वेटेज मैक्सिमम होती है, बट स्टिल अगर तुम्हारा पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए तो भी तुम इसको कंपेंसेट कर सकते हो, बट इसके लिए तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो यार देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम एटलीस्ट मेरे लिए नहीं बना हुआ है यार, क्योंकि इसके लिए मिनिमम मेरे को लगता है कि 6 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी यार। जो भी बच्चा इसको देना चाहता है, जो बहुत ही शिद्दत के साथ BSc ज्योग्राफी करके आया होगा, MSc ज्योग्राफी करके आया होगा, उसके लिए एग्ज़ाम बना हुआ है। शायद मेरे लिए एग्ज़ाम नहीं बना हुआ। अगर तुम्हारा इस पर व्यू क्या है तो मुझे बताना, और अगर तुम्हें लगता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई और तरीका हो सकता है तो मुझे बताना। इसकी एग्ज़ाम की लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म अभी बाकी है, तो मैं इसका फॉर्म फिल कर दूँगा। ऑलराइट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।